यूपीएससी में और एमपीपीएससी के पाठ्यक्रमों में सहकारिता आंदोलन के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। इन दोनों ही परीक्षाओं में जो इकोनॉमिक्स का पेपर है उसमें सिलेबस के अंतर्गत इसे रखा गया है। एमपीपीएससी में भी थर्ड पेपर के इकोनॉमिक्स सेक्शन में सहकारिता आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और वैसे भी सहकारिता से संबंधित विषयों की जानकारी सभी छात्रों को होनी भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सहकारिता से हम सभी जुड़े होते हैं। यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहकारिता हम सबके लिए आवश्यक है और हम सहकारिता से संबंधित होते हैं। अब जैसे आप सोचेंगे कि हम सहकारिता से कहाँ जुड़े हुए हैं, तो देखेंगे आपकी सहकारिता से संबंधित है। जैसे हम सांची का दूध खरीद के लाते हैं, मान लीजिए मध्य प्रदेश में रहते हैं और सांची का दूध खरीदते हैं, तो सांची एक मिल्क फेडरेशन है। दूध कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद उसे पास्चुराइज करके और फिर उसे रिटेलर्स तक पहुंचाने का प्रयास करता है। और ये एक कोऑपरेटिव सिस्टम से बना हुआ है। और कोऑपरेटिव सिस्टम का सबसे बड़ा उदाहरण जो कि केस स्टडी के रूप में भी आता है वो अमूल का है। अमूल जो कि गुजरात में आनंद नामक जगह पर शुरू हुआ था और वो इतना विस्तारित हो गया कि उसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर व्हाइट फ्लड, श्वेत क्रांति जो है उसकी भी शुरुआत होगी। तो पूरे वैश्विक स्तर पर अमूल को एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एक एग्जाम्पल के रूप में देखा जाता है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि कोऑपरेटिव संस्थाओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हम किस तरह से कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं। कई बार ऐसा होता है, हम जिस कॉलोनी में रहते हैं, हम जिस संस्था से सामान खरीद के लाते हैं, वो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। जैसे सपोज करिए कोई किसी कॉलोनी में रहता है और वहां जहां पर उसका घर है वो कोई हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है। तो ऐसे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भारत में विभिन्न प्रकार की सोसाइटीज हैं। और ये एक तरह के नहीं है, कई तरह के सोसाइटीज होते हैं। कहीं हाउसिंग सोसाइटीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगे, कहीं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगे, कहीं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगे, कहीं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगे। ऐसे तमाम तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी से हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं। तो इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में अध्ययन करना हमारी एक जिम्मेदारी भी है और हमें हमारे सिलेबस में है, इसलिए भी हमें पढ़ना भी चाहिए। जब हम यहाँ पर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, तो किन किन चीजों के बारे में हम ध्यान देंगे उसके ऊपर भी एक चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले कोऑपरेटिव क्या है, यानी सहकारिता क्या है, इसको डिफाइन करेंगे। इसके अलावा सहकारिता का विकास भारत में कैसे हुआ और ये किस तरह से विकसित होते होते हमारे संविधान का हिस्सा बन गया। भारतीय संविधान में जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2011 में, उसके साथ ही भारत में ये सहकारिता आंदोलन जो है ये संविधान का हिस्सा भी बन गया। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारे पूरे देश में तमाम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो किस किस तरह के कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस पर भी चर्चा होगी। और साथ ही साथ पूरे वैश्विक स्तर पर जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है पाए जाते हैं और भारत में उसका जो प्रभाव है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पर, इसके बारे में भी यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सहकारिता को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो एक बहुत ही सिंपल, एक जनरल डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन ये है कि ए कोऑपरेटिव इज एन ऑटोनोमस association. A cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs. क्या कहा इन्होंने कि जो कोऑपरेटिव है ये एक स्वायत्त संस्था है, एक संगठन है, एक एसोसिएशन है और इसमें जो लोग होते हैं वो वॉलंटरीली यूनाइट होते हैं, यानी स्वेच्छा से मिलते हैं, स्वेच्छा से एकत्रित होते हैं। किस पर्पस से? तो अपने कॉमन, यानी उनकी जो एक सामान्य नीड है, सामान्य आवश्यकता है, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, सोशल यानी सामाजिक और कल्चरल यानी सांस्कृतिक आवश्यकता को पूरा करते हैं और एंड एस्पिरेशंस थ्रू ए जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज।
और साथ ही साथ एस्पिरेशंस थ्रू, मतलब जो भी उनकी आकांक्षा है, एस्पिरेशन से मतलब यहाँ पर आकांक्षा है, वो ज्वाइंटली ओन्ड, यानी सब लोग मिलजुल करके उस एस्पिरेशंस को पूरा करते हैं, लेकिन इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज, यानी एक ऐसा संस्था, एक ऐसा संगठन, एक ऐसा समूह जो डेमोक्रेटिकली कंट्रोल होता है, यानी प्रजातांत्रिक तरीके से उसे कंट्रोल किया जाता है। तो सहकारिता को संक्षेप में यहां पर हमने डिफाइन किया, और दिमाग में अगर इस परिभाषा को अगर अच्छी तरह से डाल दिया जाए तो आप इसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक भी समझ जाएंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक निकलेगी इसमें से? तो देखिए, एक तो ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त तो होगा, दूसरा ये जो है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, यानी बहुत सारे लोगों का एक संगठन होगा। कैसा संगठन होगा? तो यूनाइटेड वॉलंटरीली, यानी स्वेच्छा से वो संगठित हुए हैं। किस लिए संगठित हुए हैं? तो कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड के लिए, उन सबके जो एक सामान्य आर्थिक आवश्यकता है, सामाजिक आवश्यकता है और सांस्कृतिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए एकत्रित हुए। इसके अलावा भी अगर उनका कोई एस्पिरेशन है, उस समूह के लोगों का कोई एस्पिरेशन है, कोई आकांक्षा है, तो सब मिलजुल करके ज्वाइंटली ओन्ड और डेमोक्रेटिकली, प्रजातांत्रिक तरीके से वो संगठन यानी जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना है वो काम करता है। तो इससे कैरेक्टरिस्टिक भी निकल के आ जाती है कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, उसमें मेंबर वॉलंटरी उससे जुड़ते हैं, उस आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए उससे संबंधित होते हैं, और साथ ही साथ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डेमोक्रेटिक होता है, प्रजातांत्रिक होता है, और इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन स्थापित होता है और काम करता है। अब जब ये कैरेक्टरिस्टिक आपने यहां पर मोटा मोटी तौर पर देख लिया, तो इसमें और थोड़ा सा आगे जाते हैं कि क्योंकि शुरू में ही मैंने बताया कि कुछ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हम सबसे जुड़े हुए हैं, यानी कि जब ये डेफिनेशन आप देखते हैं, ये डेफिनेशन आईसीए के द्वारा दिया गया। आईसीए जो है ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ये एक अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेटिव संस्था है जो विश्व के तमाम देशों के कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइट करती है। यानी विश्व में अलग अलग देशों में जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उन सब की एक सबसे बड़ी संस्था है, जिसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम, ब्रुसेल्स में जिसका ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये सहकारिता कितना महत्वपूर्ण है। तो ये बेसिक चीज हमको समझ में आ जाता है कि जब हम कोऑपरेटिव की बात करेंगे तो किन किन कैरेक्टरिस्टिक को लेके चलेंगे। तो आईसीए ने अपनी डेफिनेशन में वो सारी कैरेक्टरिस्टिक को डाल दिया। अब इसे सरल शब्दों में देखें तो किस लिए बनाया जाता है? कभी भी कोई भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनाया जाता है? तो सामूहिक हितों के लिए बनाया जाता है। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनेगा वो सामूहिक हितों के लिए बनाया गया है, और ये जो सामूहिक हित होते हैं इसमें प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होता है, और उन व्यक्तियों के योगदान से सामूहिक हित को पूरा होगा। फिर इसी डेफिनेशन से निकल के बात ये आती है कि सदस्यता कैसी होती है? तो स्वैच्छिक होती है, वॉलंटरी। कैसे? कोई जबरदस्ती नहीं है। आप अगर आपकी नीड है, आपकी जरूरत है, आपका उद्देश्य है, तो आप उस संस्था से जुड़ जाइए। वॉलंटरीली यू कैन अटैच विद दैट ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी बात, इसकी जो प्रबंध व्यवस्था होती है वो लोकतांत्रिक होगी, यानी डेमोक्रेटिकली होगी। डेमोक्रेटिकली मतलब ये हुआ कि इस जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका जो बोर्ड होगा या उसकी जो पदाधिकारी होंगे वो अपने मन से कोई भी नहीं बन जाएगा। वो अगर बनेंगे तो वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होंगे, उनको लोग चुनेंगे, यानी संस्था के मेंबर से उन्हें चुनेंगे। जैसे डेमोक्रेटिकली हमारे देश में चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, वैसे ही थोड़ा बहुत अंतर होगा क्योंकि वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। तो उस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम कानून हैं, कोऑपरेटिव संस्थाओं को स्थापित करने के जो नियम कानून हैं, जैसा कि भारतीय संविधान के हमारे 19(1)(c) में भी उल्लेख किया गया है, और संविधान में जो संशोधन किया गया वो 2011 में 97 कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बहुत सारे बदलाव हुए, तो उसके तहत उन्हें चुनाव कराना होता है, इलेक्शन कराना होता है। तो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब
जो एक मताधिकार होगा, प्रत्येक सदस्य का अपना एक मताधिकार होगा। आर्थिक संगठन होगा, ये कोई ऐसा संगठन नहीं है कि इसका पर्पस कुछ और हो, ये एक आर्थिक संगठन होगा। यानी लोगों के आर्थिक विकास के लिए इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि इकोनॉमिकली लोग जो है वो विकसित हो सकता है कोई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी बन जाए, लेकिन मुख्य उद्देश्य जब भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होंगे तो उनका एक बेसिक प्रिंसिपल ये होगा या बेसिक उद्देश्य, आधारभूत उद्देश्य ये होगा कि वो आर्थिक उनका मकसद पहले पूरा होना चाहिए। दूसरा, इसमें लाभ, प्रॉफिटेबिलिटी इतना मायने नहीं रखता। अगर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, लाभ भले ही कम हो, लेकिन जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उनका मकसद ये था कि हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे जो सदस्य हैं, उनकी जो नीड है वो पूरी होनी चाहिए और एक कॉमन जो पर्पस है वो भी पूरा होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कोई हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, मान लीजिए 100 लोग जुड़ गए, उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी घर चाहिए, मुझे भी घर चाहिए, तो अब वो सब मिल करके एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बन गया, उसको रजिस्टर करा लिया उन्होंने। हर एक राज्य में अपना एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट होता है, यानी सहकारिता विभाग होता है, उस विभाग के कुछ नियम कानून होते हैं, उसमें एक पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। वो जब भी कोई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसको रजिस्टर करते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, हर एक राज्य में अलग अलग, थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है। तो वो रजिस्टर हो गया। अब वो जो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हुआ, जो कि एक हाउसिंग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे मेंबर्स कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। अब एक व्यक्ति तो 20 लाख रुपए नहीं दे पाएगा, लेकिन उसमें जो 100 लोग हैं, अगर सभी लोगों ने 1-1 लाख रुपए मिलाए तो उन 100 लोगों के मिलकर के एक बड़ा अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा और उससे वो एक जमीन खरीद लेंगे। अब चूंकि जमीन बड़े पैमाने पर खरीदे जाएंगे तो वो थोड़ा चीपर मिलेगा। अब चूंकि वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है तो हर एक राज्य में जो राज्य सरकार होती है वो सहकारिता संस्थाओं को बढ़ावा देती है, और बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं, बढ़ावा देने के लिए उन्हें सस्ते दरों पर उन्हें जमीन उपलब्ध करा देते हैं। उन कोऑपरेटिव संस्था बनाने वाले जो उनके जो अध्यक्ष या सचिव या जो भी लोग होते हैं, उनके माध्यम से उनके मेंबर्स को अगर वो घर बनाना चाहते हैं तो घर बनाने के लिए जो परमिशन वगैरह है जो नगर निगम या नगर पालिका के द्वारा दिया जाता है वो भी आसानी से उन्हें मिल जाता है। तो बहुत सारी सुविधाएं राज्य सरकार के द्वारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, और इस तरह से जो हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो बन गया हाउसिंग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। और लोगों को धीरे धीरे लोगों ने अपने अपने हिसाब से घर बनाए, उनकी जमीन हो गई, जमीन के साथ साथ उनको सुविधा भी मिल गई, और अब धीरे से लोग जो है बैंकों से कर्ज लेकर के या दूसरी कोऑपरेटिव क्रेडिट संस्थाओं से कर्ज लेकर के अपना मकान भी बना लेते हैं। और इस तरह से कोऑपरेटिव संस्था के माध्यम से आसानी से जो काम करना संभव नहीं था वो काम आसानी से पूरा हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे क्षेत्रों में होता है। तो यहां पर यही बात बताई गई कि यहां पर लाभ की जगह सेवा अधिक महत्व रखता है। आर्थिक सुविधा भी मिल गई और लोगों को सुविधाएं भी मिल गई। पारस्परिक सहायता और आत्म सहायता, मतलब एक दूसरे की को भी मदद मिल गई और खुद को भी मदद मिल गया, यानी खुद की स्थिति में भी सुधार हुआ और पूरा ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट भी मिल गया, यानी पूरी संस्था को भी फायदा मिल गया। इसके अलावा हर एक जितने भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको एक वैधानिक स्वरूप दिया जाता है, उनका एक लीगल फॉर्म होता है। ऐसा नहीं कि वो अपने आप मन में आया तो बना लिए। हर एक जो भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होगा वो वैधानिक नियमों के तहत बनाए जाएंगे। जैसे अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में एक 1960 का एक एक्ट है जो सहकारिता अधिनियम के नाम से जाना जाता है, और उसी अधिनियम के आधार पर 1962 में सहकारिता नियम बनाया गया, और इस नियम और इस अधिनियम के आधार पर जो है सहकारी संस्थाएं स्थापित की जाती। ऐसे बिहार में होगा, ऐसे यूपी में होगा, ऐसे राजस्थान में होगा, ऐसे दिल्ली में होगा। जितने भी राज्य या यूनियन टेरिटरीज हैं उन सभी जगहों पर ऐसी सहकारी संस्थाएं बनेंगी और सहकारी संस्थाएं एक निश्चित नियम कानूनों के तहत काम करेंगे। तो कुल मिलाकर सहकारिता सामाजिक संगठन की एक पद्धति है जो एकता, मितव्ययता, लोकतंत्र, न्याय और स्वतंत्रता पर आधारित है। अगर हम इन सब बातों को लेकर के एक बार फिर से इसे डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? द कोऑपरेटिव
ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कैसा संगठन ये प्योरली इकोनॉमिक भी नहीं है, ये सामाजिक संगठन की एक पद्धति है। दिस इज द सोशल ऑर्गेनाइजेशन मेथड व्हिच इज बेस्ड ऑन यूनिटी, यानी सभी लोग मिलजुल के काम करेंगे। इकोनॉमी मितव्ययिता, ये नहीं कि बहुत सारा पैसा खर्च करना है, मितव्ययी भी है। डेमोक्रेटिक लोकतंत्रात्मक भी है। न्याय यानी कि जस्टिस, सबको इसमें बराबरी का अधिकार भी मिला हुआ है। स्वतंत्रता, अगर मान लीजिए आपको सहकारिता संस्था से अलग होना है तो आप अलग भी हो सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, स्वतंत्रता पर आधारित है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ये क्या काम करता है, लोगों को स्वार्थ परकता से सार्वजनिकता की ओर ले जाता है। तो कभी कभी ये कोटेशन पूछ लेते हैं, तो इसीलिए मैंने जिक्र किया यहाँ पर कि अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया कि किस तरह से सहकारिता स्वार्थ परकता यानी सेल्फिशनेस से जो है सार्वजनिकता की ओर ले जाता है, यानी कि मल्टीपल पीपल यानी बहुत सारे लोगों की भलाई के लिए ये काम करता है, बहुत सारे लोगों के सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, तो वहां पर आप इन विशेषताओं का जिक्र कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर स्वार्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक व्यक्ति जो सहकारी संस्था का सदस्य है वो अपनी एक लिमिट में काम करता है। उसको एक वोटिंग राइट है, उसके कुछ शेयर्स हैं यानी कि उसका अपना एक हिस्सा है जो उसने आर्थिक रूप से उसमें दिया हुआ है, उसके कुछ अधिकार हैं, राइट्स हैं। अगर मान लीजिए कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसको राइट है कि कभी जरूरत पड़ने पर वो कर्ज ले सकता है, उसको राइट है कि जरूरत पड़ने पर वो सोसाइटी से बाहर भी जा सकता है, जरूरत पड़ने पर वो अलग अलग, अगर मान लीजिए किसी बच्चे का विवाह करना है तो उस अवसर पे भी वो एक सहायता ले सकता है, कर्ज ले सकता है। तो जो राइट्स हैं वो उनको मिला हुआ है। तो इसमें स्वार्थपरकता नहीं है, स्वार्थपरकता से ये व्यक्ति को सार्वजनिकता की ओर ले जाते हैं। तो इस तरह से हमने यहां पर देखा कि सहकारिता, पहले तो ये चीज है कि इसको डिफाइन किया, फिर हमने देखा कि इससे क्या कैरेक्टरिस्टिक निकल के आया। अब ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वही रोल में तब्दील हो जाता है, क्या रोल क्या प्ले करता है। तो अगर आप रोल देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक अगर आप समझ गए होंगे तो रोल भी आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए जैसे कोऑपरेटिव्स प्ले मेजर सेल्फ हेल्प रोल इन रूरल एरिया। सेल्फ से मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे होता है, मतलब अपने आप की मदद करना, यानी कि ये नहीं कि दूसरों से हम बहुत सारे दूसरे लोगों से कोई बैंक से मदद ले रहे हैं या सरकार से मदद, एक सेल्फ हेल्प रोल में आ जाता है। और खासकर रूरल एरियाज में तो ये वरदान साबित होता है, क्योंकि वहां पर तो निजी संस्थाएं भी जाना नहीं चाहती, कोई प्राइवेट कंपनी भी जाना नहीं चाहेगी, प्राइवेट बैंक्स भी नहीं जाना चाहेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक भी बहुत सारे जो है रूरल एरियाज में नहीं मिलेंगे। तो ऐसी जगहों पर रूरल एरियाज में खासकर जहां लोगों की समस्याएं बहुत ज्यादा है और वहां पर हेल्प करने वाले लोग कम हैं, ऐसी जगहों पर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये सेल्फ हेल्प रोल इन रूरल एरियाज particularly where the private business hesitate to go and public authorities do not provide basic services। तो ऐसी जगहों पर जहां पर कि ना तो पब्लिक सर्विसेज उपलब्ध है ना प्राइवेट कंपनियां जा रही हैं, ऐसी जगहों पर अगर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना लिया जाए, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो हाउसिंग का हो, चाहे वो फार्मिंग का हो, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स का हो, तो बहुत आसानी हो जाती है लोगों के लिए। दूसरी बात, क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार में मिल जाता है। भाई मान लीजिए फार्मिंग का आपने कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया और उसमें 50 लोग जुड़ गए, तो अगर आपको कोई कृषि उपकरण खरीदना है, अगर आपको खाद बीज खरीदना है, लोगों ने 100-100 रुपए जमा किए, 50 लोग हैं तो कितने 5,000 रुपए जमा हो गए। और ये 5,000 रुपए में आप इंपॉर्टेंट बीज खरीद सकते हैं, फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं और सही समय पर आप जो है अपनी खेती की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। अगर 5,000 रुपए जमा है, मान लीजिए वो छोटा सा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है और किसी व्यक्ति को 1,000 रुपए की जरूरत है, तो 1,000 रुपए की जरूरत है तो वो 1,000 रुपए उसे उपलब्ध हो जाएगा और थोड़े समय बाद वो वापस कर देगा। वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का पैसा उतना ही मेंटेन रहेगा या उससे थोड़ा बढ़ जाएगा, तो फिर आगे भी उसे मदद मिलेगी। इसी तरह से ये जो है स्ट्रांगली रूटेड इन देयर कम्युनिटी और इन्फ्लुएंस द सोसाइटी पॉजिटिवली। क्या करता है ये? स्ट्रांगली रूटेड इन देयर कम्युनिटी, यानी जो हमारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है ये
जहां भी बनाया जाता है, जिस कम्युनिटी में बनाया जाता है, वो स्ट्रांगली जुड़ा होता है, स्ट्रांगली उस संस्था, उस समुदाय से जुड़ा होता है। तो जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको स्थानीयता का लाभ मिलता है, वहां का कल्चर का लाभ मिलता है, लोगों का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मिलता है, तो तरक्की होती है और उसका विकास भी होता है। ठीक, बैलेंस इन प्रॉफिटेबिलिटी विथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये नहीं कि खाली लाभ के लिए काम कर रहे हैं, इसमें लाभ भी एक मुद्दा है। अगर लाभ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सोसाइटी के लोग, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग काम इस तरह से कर रहे हैं कि वो ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं या उनके पास ज्यादा पैसा है, तो वो उस सदस्यों से बाहर के लोगों को भी कुछ सहायता दे सकते हैं, कर्ज दे सकते हैं और उससे ब्याज भी कमा सकते हैं। लेकिन इनका ये 100% यही मकसद नहीं होता। इनका मकसद ये होता है कि भाई लोगों को रोजगार भी मिल गया, प्रॉफिट भी हो गया और साथ ही साथ लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास होना चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना चाहिए, उनका सामाजिक स्तर सुधरना चाहिए। तो ये एक बड़ा प्रॉफिटेबल फैक्टर होता है इसके रोल में। खासकर महिलाओं के लिए वैल्यूएबल फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होता है। क्यों? क्योंकि जो रूरल एरियाज में जो महिलाएं हैं या छोटे शहरों में महिलाएं हैं, वो बाहर नहीं जा पाते काम करने के लिए, तो वो स्थानीय स्तर पर, उसी स्तर पर एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन अगर बन जाता है ना, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स का हो, चाहे वो किसी भी हाउसिंग कोऑपरेटिव्स का हो या मार्केटिंग कोऑपरेटिव हो, तो उस लोकल एरिया में उनको काम करने का मौका मिल जाता है और इस तरह से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। इसके रोल के अंतर्गत इसका जो 6 पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो काफी महत्वपूर्ण है कि हम देखते हैं कि ये जो सहकारी संस्थाएं होती हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये कई तरीकों से गठित होती हैं और कई तरह के काम करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ बताए हैं कि जैसे कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, तो ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने आप में भी एक सहकारी संस्था का ही प्रारंभिक रूप है, इनिशियल फॉर्म है। फिर आप देखिए कि मान लीजिए कोई बचत और क्रेडिट एसोसिएशन बनाया, यानी सेविंग एंड क्रेडिट एसोसिएशन, जो कि अपने सदस्यों को जरूरत पड़ने पर कर्ज उपलब्ध कराते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। मान लीजिए किसान है, ग्रामीण क्षेत्रों में फार्मर्स हैं, फार्मर्स लोगों ने, किसानों ने अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया और वो उन लोगों ने ये तय किया कि हम सब लोग हर एक वर्ष या हर एक महीने कुछ निश्चित राशि जमा करेंगे। उससे एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बन गया, उसमें 500 मेंबर हो गए किसानों के, और जिस किसान को जिस समय खाद के लिए, बीज के लिए या कृषि उपकरणों के लिए कर्ज की जरूरत है, वो ऑर्गेनाइजेशन उपलब्ध करा देगा। तो फार्मर्स के लिए, फिशर्स, बड़ी संख्या में लोग जो मछुआरे हैं, समुद्र के किनारे मछली मारते हैं, और भी ऐसे लाखों की संख्या में जो फिशरमैन्स हैं, वो लोग भी इस तरह के कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो बहुत तरह के कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना करके ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, ये बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी बाहरी मदद के, ये लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम कर देता है। इकोनॉमिकली एंड सोशली मेक देम स्ट्रॉन्ग। ये बहुत बड़ा फायदा है। और भारत जैसे देश में, जहां पर की बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, बड़ी संख्या में लोग, ये समझिए कि एग्रीकल्चर, लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 69% के आसपास है। उसमें से बड़ी संख्या में लोग, बहुसंख्यक लोग जो है एग्रीकल्चर पर निर्भर है, कृषि पे। लगभग 64% लोग जो है हमारे देश में कृषि पर निर्भर है। और ऐसी परिस्थिति में कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और शहरों में भी अगर देखेंगे तो शहरों में भी बहुत सारे लोगों की जो आय है, इनकम है, वो इतनी नहीं होती कि वो कोई घर खरीद सके, बड़ा घर खरीद सके, तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मदद करता है। और अभी आजकल तो ये सब सिस्टम बहुत विकसित हो गया। जो सरकारी कर्मचारी हैं, स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, इनकम टैक्स में काम करते हैं, बैंकों में काम करते हैं, LIC में काम करते हैं, लगभग सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है आप देखेंगे, सभी कर्मचारियों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा एक क्रेडिट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है। बैंकों में मिलेगा, LIC में मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट मिलेगा। अब वो लोग क्या करते हैं, वो जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, क्रेडिट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, उनकी वेतन में से बहुत छोटा सा अमाउंट करके कट के जाता है। अब मान लीजिए कर्मचारियों की संख्या किसी जिले में या किसी क्षेत्र में मान लीजिए 5000 है,
और अगर 100 रुपए भी कट के गया तो 5000 इंटू 100 रुपए जमा हो गया, एक महीने में 100 रुपए, ऐसे साल भर में 1200 रुपए, 1200 इंटू 5000, तो एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है और फिर वो अमाउंट जो है वो सदस्यों के नीड के मुताबिक उनको दे दिया जाता है। तो इस तरह से कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कई तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं, ये मुझे बताने का यहाँ पर मकसद है। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया आपने, उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपने बता दी, ये भी बता दिया कि भाई ये क्या इसका जो फिलोसफिकल अप्रोच है, दार्शनिक दृष्टिकोण ये है कि ये जो है व्यक्ति को स्वार्थपरकता से सार्वजनिक सेवा की ओर ले जाता है, यानी कि आदमी को सेल्फिश ना हो बल्कि वो सोशल सर्विस की ओर आगे बढ़े, इस दृष्टिकोण से उन्हें डेवलप कर देता है। फिर आपको ये भी बता दिया गया कि इसकी जो रोल क्या है, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक है तो रोल क्या प्ले करता है, तो रोल भी आपने समझ लिया कि भाई रोल में आप देखिए कि ये सेल्फ हेल्प रोल में ये काम करता है, खासकर रूरल एरियाज में बहुत अच्छा काम कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेशन में काम कर सकता है, जो कम्युनिटी है उसका जो है उसका लोकल जो कम्युनिटी है उसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहता है, तो स्थानीयता का भी फायदा मिल जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी और इकोनॉमिक और सोशल जो डेवलपमेंट है दोनों के बीच बैलेंस भी हो जाता है। खासकर महिलाओं के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उनके दृष्टिकोण से भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छा रोल हो सकता है। कई तरह के ये ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा सकते हैं। तो इसी को अगर देखेंगे तो ये 5 तरह के कोऑपरेटिव्स बन सकते हैं, हो तो और भी सकते हैं लेकिन 5 मोटा मोटी तौर पर 5 कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक देखेंगे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कुछ लोगों ने मिलकर के क्या कर लिया, कंज्यूमर गुड्स खरीदा और जरूरत पड़ने पर लोगों को वो कंज्यूमर गुड्स जो है महीने में एक बार दे दिया। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या हुआ, साबुन ले आए, तेल ले आए, और भी सामान ले आए, किराने का सामान ले आए, कपड़ा ले आए, कंज्यूमर गुड्स। और लोगों ने क्या किया, शुरुआती तौर पर हर एक व्यक्ति ने 1-1 हजार रुपए दिया। अगर वहां पर 100 लोग हैं तो 100 लोग इंटू 1000 और वो एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बन गया। महीने में एक बार पूरे किराने का सामान आ गया और जो भी जिसको जितना सामान की जरूरत है वहां से खरीद के ले गए। ऐसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज कई जगहों पर मिलते हैं, बहुत सारे, खासकर केरला में इस तरह का बहुत प्रचलन है। इवन पुलिस डिपार्टमेंट में भी इस तरह के कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, जहां पर वहां पर जो कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, जो वहां के ऑफिसर्स हैं, उनके वेतन में से थोड़ी सी राशि काट ली जाती है और उससे एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना के, और जैसे उनको जरूरत होती है महीने में 2 महीने में जिसको जैसा जरूरत होता है वो ले जाता है। तो देखिए कितना बेनिफिशियल है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो छोटे छोटे उत्पादक हैं, किसान है, उत्पादक हैं, भाई अनाज का उत्पादन करते हैं, लेकिन वो उनको जो है अनाज के उत्पादन में बहुत दिक्कत आती है। कई बार उनको खाद नहीं खरीदने के पैसे नहीं है, भाई बीज खरीदने को पैसा नहीं है, कई बार उनको मान लीजिए ट्रैक्टर खरीदना है, कई बार कोई कृषि उपकरण खरीदना नहीं खरीद पाते। तो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कुछ उत्पादन कर रहे, छोटे छोटे उद्योग लगा रहे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इसके लिए भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। मार्केटिंग कोऑपरेटिव, कई बार ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जैसे रूरल एरियाज में देखिए या छोटे एरिया जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं वो अपने सामान को बेच नहीं पाते, वो क्योंकि उसमें बहुत सारा मार्केटिंग करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाना चीजों को बहुत कठिन काम है। तो मार्केटिंग के लिए भी कोऑपरेटिव्स काम करते हैं कि कई ऑर्गेनाइजेशंस मिल गए और उन लोगों ने एक जो है मार्केटिंग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना ली, और उनका काम यह है कि जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो उत्पादित की जा रही है वस्तु, उसको लोगों तक जाकर के बताना कि ये सामान अच्छा है, इसे खरीदिए। ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव का काम हो गया। जैसे नैफेड वगैरह जो है, नैफेड जिसके बारे में कई बार चर्चा होती रहती है, नैफेड इज ऑल्सो ए मार्केटिंग कोऑपरेटिव। इसी तरह से हाउसिंग कोऑपरेटिव्स के बारे में भी हमने चर्चा की और एग्जांपल से भी बताया आपको कि हाउसिंग, घर, एक व्यक्ति के लिए घर खरीदना बहुत कठिन काम है, लेकिन अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप बना लिया जाए तो वो घर खरीदना भी आसान हो जाता है। एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव फार्मिंग यानी खेती से लिए, यहाँ जैसे उत्पादन के लिए मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया था, तो उसमें तो कोई भी, चाहे खेती का उत्पादन हो, चाहे लघु उद्योग का उत्पादन हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो फार्मिंग सोसाइटी
सोसाइटी है, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, ये स्पेशली जो है रूरल एरिया में एग्रीकल्चर फील्ड में स्पेशली बनाया जाता है और इससे किसानों को मदद मिलती है। तो इस तरह से कई तरह के कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुए हैं। अब इनको छोटा छोटा भी बना सकते हैं, जैसे फिशरमैन्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी मछुआरों का अपना एक संगठन बन सकता है। और भी कई जगहों पे मान लीजिए कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का ऑर्गेनाइजेशन है, तो शेड्यूल ट्राइब के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अब शेड्यूल ट्राइब का प्रोडक्ट, अब वो उनको पता नहीं कि उस प्रोडक्ट की कीमत क्या है, कैसे बिकेगा, तो पता चला एक हमने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना ली, उसका नाम रख दिया ट्राइफेड। जो ट्राइबल्स लोगों के जो सामान होते हैं जो उत्पादित करते हैं उसको वो लोगों तक जाके बताते हैं और बेचते हैं, ट्राइफेड। तो ऐसे नाफेड हो गया, ट्राइफेड हो गया, अमूल हो गया, सांची हो गया, ये सब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर आप देखेंगे तो लंबी सूची मिल जाएगी आपको, और लाखों की संख्या। मैंने बताया आपको हाउसिंग सोसाइटीज ही कितनी होती है, एक जिले में ही सैकड़ों हाउसिंग सोसाइटीज होती है, एक जिले में ही तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, एक जिले में ही बहुत सारे मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स होती हैं। तो लाखों की संख्या में, एक आंकड़े के मुताबिक, थोड़ा पुराना आंकड़ा है, अगर 2016-17 में देखेंगे तो लगभग 6 लाख से भी ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज भारत में मौजूद थी। तो इस तरह से भारत में कोऑपरेटिव्स का विकास हुआ है, और कोऑपरेटिव्स का जो विकास हुआ है उसके कारण से भारत में बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, जिन सभी जगहों पर लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उस पर ध्यान दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, और ये डेफिनेशन भी मैंने बताया था कि आईसीए का है। तो ये आईसीए क्या है, तो ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस नाम की एक संस्था है जो जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। ये संस्था क्या करती है कि जितने भी विश्व में जितने भी देश हैं और उन्होंने अगर इस संस्था की मेंबरशिप ले रखी है तो उनको गाइड करती है कोऑपरेटिव से रिलेटेड। और ये पूरा एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है, यानी कि यहां से स्टार्ट करेंगे प्राइमरी मेंबर से लेकर आईसीए तक, ये पूरा एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। तो देखिए आईसीए, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, ये जो है इसके कई रीजनल एरियाज हैं। तो भारत जैसे जिस एरिया में पड़ता है वो है रीजनल ऑफिस फॉर एशिया एंड पैसिफिक, रोपा बोलते हैं, रीजनल ऑफिस फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो रोपा हो गया इसके अंदर, तो ये आईसीए रोपा को गाइड करेगा। फिर एक हमारे राष्ट्रीय स्तर पर एक कोऑपरेटिव यूनियन होती है, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। ये जितने पूरे भारत में जितने भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर नजर रखती है। फिर ये जो नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया है, इसको दो भागों में अपन बांट सकते हैं। एक वो जो जनरल कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है, और दूसरा जो अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है। क्रेडिट स्ट्रक्चर से मतलब क्या है, ये लोगों को कर्ज वगैरह उपलब्ध कराते हैं, तो इसके लिए स्पेशली ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए इसकी अलग ही लाइन बना दी है। और एक जनरल कोऑपरेटिव मतलब जैसे किसानों ने जो है अपने उत्पादों को बेचने के लिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, कोई हाउसिंग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, फिशर जो मछुआरे हैं उन्होंने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। तो जनरल सामान्य तौर पर जो होते हैं। फिर इसका एक नेशनल लेवल फेडरेशन होता है, एक जनरल कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर, और राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल फेडरेशन होता है। फिर नेशनल लेवल फेडरेशन के नीचे हर एक राज्य में एक स्टेट लेवल फेडरेशन होता है। ये भी देखता है कि जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो सही नियम कानून के अंतर्गत काम कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय नीति बनी हुई है, नेशनल पॉलिसी बनी है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, वो राष्ट्रीय नीति 2002 में बनाई गई थी, इसको बोलते हैं सहकारिता नीति। इसके अलावा संविधान में 2011 में 97 कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऐड किया गया है। तो उसके मुताबिक सारे राज्य जो हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करने के लिए एक संस्था है, और फिर प्राइमरी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी छोटे छोटे स्तर पर, छोटे शहर में, गांव में जो प्राइमरी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है और जिनके लिए ये सब चीज हो रहा है, वो है इसके प्राइमरी मेंबर्स। वो प्राइमरी मेंबर्स जो है वो प्राइमरी मेंबर्स प्राइमरी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जुड़ते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल उनको कंट्रोल करता है, स्टेट लेवल पे देखा जाता है, नेशनल लेवल पे देखा जाता है। फिर इसके अलावा एक नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया है, फिर एशिया पैसिफिक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, और कुल मिला के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईसीए है।
इसी तरह से अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर पर अगर ध्यान देंगे तो देखिए पहले तो आईसीए हो गया, फिर रीजनल ऑफिस ऑफ द एशिया एंड पैसिफिक हो गया, फिर नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया हो गया और अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ, शहरी क्षेत्रों में क्रेडिट कोऑपरेटिव यानी लोगों को साख उपलब्ध कराने के लिए, क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए, उनके जेब में थोड़े पैसा पहुंचाने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा बेहतर करने के लिए क्रेडिट स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर क्या है, ये फिर दूसरे नंबर पे आता है नेशनल फेडरेशन ऑफ यूनियन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, है ना, ये राष्ट्रीय स्तर पर हो गया। फिर इसी की मदद के लिए कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों ही नेशनल लेवल पे आ जाता है। स्टेट लेवल पर इसी तरह से स्टेट फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होता है, स्टेट फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि जिले स्तर पर जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है, उनको संगठित करता है, उनको गाइड करता है, उनको निर्देशित करता है। अगर वो मान लीजिए नियम कानूनों का पालन नहीं करते हैं तो उनको इंस्ट्रक्ट भी करता है। और कुल मिलाकर के ये आ जाता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, उसके बाद प्राइमरी स्तर पर यानी स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे जो जगह है, वार्ड है, उन स्तर पर जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर आते हैं मेंबर्स। तो मेंबर्स जो हैं ये स्थानीय स्तर पर किसी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, अर्बन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, वो डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं, फिर स्टेट से जुड़े हैं, फिर नेशनल लेवल पे जुड़े हैं, और फिर इस तरीके से अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर के रूप में नेशनल स्तर पर वो आ जाते हैं। फिर इनको गाइड करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक दोनों चाहे वो जनरल कोऑपरेटिव हो या अर्बन क्रेडिट हो, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया है, ये इनको गाइड करता है, रीजनल ऑफिस ऑफ एशिया एंड पैसिफिक रोपा, और इनको अल्टीमेटली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईसीए नाम की जो संस्था है उसकी गाइडलाइन से भी ये प्रभावित होते हैं। तो भारत में जो है सहकारिता एक बड़ा आंदोलन है, सहकारिता को काफी महत्व भी दिया गया है, इसीलिए मैंने बताया कि लाखों की संख्या में यहाँ पर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 6 लाख से ज्यादा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे से लेकर बड़े तक। बहुत बड़े बड़े भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अमूल है, सांची है, हर एक राज्य में आजकल जो है डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, हाउसिंग से रिलेटेड बड़े बड़े कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है काफी विस्तृत और विकसित हो गए हैं। अब इनका विकास किस तरह से हुआ है, इनको किस तरीके से डेवलपमेंट कैसे हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन में सहकारिता को किस तरह से महत्व दिया गया है, इस पर भी हम अगली क्लास में या अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे।